हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाला जो हमारा साल है 2022, उसमें क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं सभी लग्नों में। तो इसी में आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखें तो वहां मैं आपको बाकी जो भी दशाएं चल रही हैं उनका भी एक संक्षिप्त विवरण दे दूंगा, जिससे कि आप उसको यूज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है ताकि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, वो ये कि किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली को बनाइए। और कुंडली को बनाने के बाद ये सबसे पहले देखिए कि ये जो भाव है, पहला भाव होता है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके तो ये वीडियो आपके काम का है। फिर अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो हम क्या देखें, वहां पे एक चीज लिखी होगी एसेंडेंट ASC। अगर हिंदी में बना रहे होंगे तो लगन करके लिखा होगा, उसमें डिग्री को देख लीजिएगा। 0 से लेके 10 है तो सूर्य, 10 से 23 है तो चंद्रमा, और 23 से 30 है तो मंगल। ठीक है, ये चीज वहां पे आपको ध्यान रखनी है। इसको देखने के बाद उसी में आपको कैलकुलेशंस में मिल जाएंगी चीजें, अष्टक वर्ग और षडबल। अष्टक वर्ग ये बताएगा कि जो भी ग्रह हमें यहां दिख रहे हैं उन राशियों में उनके पास कितने पॉइंट्स हैं, क्या वो आपको दे सकते हैं, क्या वो आपको नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो पहले ही बना के रखी हुई है अष्टक वर्ग और पराष्टक वर्ग को लेकर ही, जो कि मैंने गुरु गोचर के समय बनाई थी। तो एक बार चाहो तो आप उसको देख सकते हो। दशा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि आपकी जो भी तत्कालिक दशाएं चल रही हैं उन ग्रहों के द्वारा क्या दिया जाना है, ये प्राइम इंपॉर्टेंट होता है। और षडबल इंटेंसिटी को डिसाइड कर देगा। वैसे तो विमशोपक बल काम करता है, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलेगा, आप लोग षडबल को यूज कर लेंगे। वो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट्स को डिसाइड करेगा। अब 2 इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो के शुरुआत में ही कह रहा हूं, एक तो ये, कोई भी अदर नंबर से कॉल आए या कोई कॉल करने को बोले तो उसके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा 9425628719। ठीक है, और दूसरी चीज, कोई भी पेमेंट वगैरह आपको नहीं करनी होती, इसलिए भूल कर भी किसी भी दूसरे नंबर से कहीं पे भी कोई कह रहा है कि कॉल कीजिए या कुछ भी, तो आपको नहीं करना है, अन्यथा वो आपको ठग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस 2 नंबर के लगन में ये जो डिग्री होगी 10 डिग्री और यहां से लेके 23 डिग्री, यानी कि वहां पे आपको एक नक्षत्र दिखाई देगा रोहिणी। उन जातक जातिकाओं से एक अपील और होगी कि उनके लिए प्रिडिक्शन इतनी आसान नहीं होने वाली है। वो लोग थोड़ा सा एक साल ही सही अपना कैलकुलेशन बिठा लें अपनी कुंडली के हिसाब से कि चंद्रमा कहां कहां से जाता है तो महीने में कैसा प्रभाव करता है। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 महीने ऑब्जर्वेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बात आपको भी पता है कि मेरे सामने किसी की कोई कुंडली खुली हुई नहीं है, मैं एक जनरल प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे को पूरी प्रिडिक्शन इन्हीं के आधार पे करनी है। अब जिनकी जैसी भी उम्र होगी, छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से, जो वृद्ध हैं तो उस हिसाब से, और जो युवा हैं उनके एज फैक्टर के हिसाब से चीजों को हमें वहां पे कनेक्ट करना होता है। इसीलिए मेरा पूरा फोकस जो होगा वो सूर्य और मंगल के ऊपर रहने वाला है। चंद्रमा जो है वो ऐसा ग्रह है कि 2.5 दिन में वो बदलता जाएगा, इसीलिए जिनका भी नक्षत्र चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए उनसे मेरी अपील होगी वो थोड़ी सी मेहनत करना कि अपने मंथ के हिसाब से एक बार टेबल फॉर्म कर देना। चंद्रमा पूरे के पूरे 12 घरों को 27-28 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो आप ये 2 या 3 महीने अगर आप उसको नोटिस कर लोगे तो आप अपने वाले को बिल्कुल एग्जैक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, अब चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो ये कि वृषभ लगन वालों के लिए जिंदगी कहाँ इशारा कर रही है, बड़े ग्रह कहाँ इशारा कर रहे हैं, इसके बाद हम जनवरी, फरवरी और मार्च तक की चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बड़े ग्रहों को देखें तो शनि। शनि जो है इस कुंडली के अंदर वो हमारे को
2.5 साल के लिए यहाँ पे बैठा हुआ मिला है, जो कि अप्रैल के बाद आगे जाएगा। तो किस्मत का स्वामी किस्मत में बैठा हुआ मिला है और इसकी दृष्टि जो है वो है आपके लाभ भाव पे, आपकी अर्निंग के ऊपर। इसकी एक दृष्टि है वो है आपके पराक्रम के ऊपर, आपके करेज के ऊपर। इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो है आपके सर्विस के ऊपर, जो आपको करनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है वो आपको इन 3 चीजों से जोड़ती हुई दिख रही है। एक लाभ, एक आपका पराक्रम और एक आपका सर्विस। अगर आप वृद्ध हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है उनके लिए कोई भाई बहन वाली सिचुएशन हो, क्योंकि 3rd हाउस है और 11th हाउस भी बड़े भाई बहनों के लिए होता है। तो 11th हाउस गेन्स है, हो सकता है कि कुछ गेन्स के लिए आपके लिए टाइम बन रहा है। तो ये हो गए शनि के 3 भाव। अब बात करें केतु के, तो केतु जो है उसका भी जॉइंट एस्पेक्ट है आपके कहीं ना कहीं अर्निंग हाउस के ऊपर। उसका एक एस्पेक्ट है आपके 1st हाउस के ऊपर और उसका एक एस्पेक्ट है आपके पराक्रम के ऊपर। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जब हमारा ये समय शुरू होगा उस समय शनि और केतु 2 बड़े ग्रह हमारे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होंगे अप्रैल तक, और साथ ही साथ हमारे करेज, हमारे पराक्रम के ऊपर भी कुछ ना कुछ उनका कार्य चल रहा होगा। इन 2 के अलावा तीसरा जो बड़ा ग्रह होता है वो गुरु खुद होता है। गुरु दशम में खुद विराजमान है और गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके सुख संसाधन के भाव पर है, 4थे भाव पर है, आपके अर्निंग्स के ऊपर है और साथ ही साथ आपके रोग भाव के ऊपर है, सर्विस भाव के ऊपर है। तो अगर आपकी एज सर्विस वाले उसमें आती है, युवा है, तो सर्विस को लेके हम ये मान रहे हैं कि एक चीज बनती हुई दिख रही है, क्रिएटिव हो रही है और आपके जो सेविंग्स है उसको कुछ ना कुछ बल मिलने की तैयारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ये तो हो गया हमारा कि किन राशियों के ऊपर इम्पैक्ट है और क्या दिशा दशा जाने वाली। अब बात करते हैं महीने दर महीने से। तो सबसे पहली बात करते हैं जनवरी के मंथ में। जनवरी का महीने में अगर हम देखते हैं तो हमारे को दिखता है कि सूर्य और शुक्र, जब ये हमने बनाई है कुंडली, ये 1 जनवरी की बनाई है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 8th हाउस में। तो पहले जिन लोगों को ये वाला फॉर्मेशन दिखता है सूर्य का 0 से लेकर 10 डिग्री वाले, वो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। 8th हाउस होने के कारण यहाँ पे सूर्य राशि के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जो हेल्थ का मालिक शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठा है। इस कारण से थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। हाँ, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद है, जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो ये सिचुएशन हमको कहाँ तक देखनी है, ये सिचुएशन हम देखेंगे 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक जिनका ये लगन है वो थोड़े से अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हैं या जिंदगी की किसी गहराई को खोजते हुए उनका वक्त बीत सकता है। 15 जनवरी के बाद ये सूर्य आगे आएंगे, किस्मत में आएंगे। तब 15 जनवरी के बाद से लेकर 1 महीने तक आपकी किस्मत को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग सरकार के जुड़े हुए किसी भी काम में प्रयास कर रहे हैं, तो जो वो महीना होगा 15 जनवरी के बाद, वहां से लेके 1 महीने का समय उनके लिए हम अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सूर्य को जनवरी के हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं इसको भी डिसाइड कर लेते हैं। बुध और शनि ये जॉइंट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके पराक्रम भाव के ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कुंडली में जो 2 बड़े ग्रह हैं, एक 9th हाउस का लॉर्ड है और एक 5th हाउस का लॉर्ड है, वो शायद प्लेस चेंज को इशारा कर रहा है। शायद वो आपको करेज बढ़ाने की हेल्प कर रहा है। कुछ अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ किस्मत भाव में किस्मत का स्वामी और पूर्व जन्म की किस्मत का स्वामी भी कनेक्ट है। तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको किस्मत के मिल सकते हैं जब आप हार्ड एफर्ट्स करोगे, क्योंकि यहाँ पे शनि है, कोई दूसरा ग्रह नहीं है, इसीलिए। साथ ही साथ बुध का हमने देख लिया, इसका एक ही प्रभाव हो सकता था 7th हाउस। शुक्र को हम देख रहे हैं तो शुक्र का जो प्रभाव है ये 8वां घर को तो कर ही रहा है कनेक्ट, साथ ही साथ ये कनेक्ट कर रहा है आपके एस्पेक्ट के द्वारा 2nd हाउस को। तो ये भी थोड़ा सा हेल्प आपको करता हुआ दिख रहा है संचित धन के अंदर या परिवार के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए। फिर इन 2 के बाद बात करते हैं तीसरा ग्रह सूर्य। सूर्य जब यहाँ बैठेगा ये भी सपोर्ट करेगा आपको धन के मामले में कहीं ना कहीं, और यहाँ बैठेगा तो पराक्रम के मामले में करेगा। ठीक है, अभी ये दोनों का यहाँ बैठ जाना
थोड़ा सा मिक्स्ड है मैरिटल लाइफ में। तो जो लोगों की मैरिज हो चुकी है वो थोड़ा सा इस समय को कोशिश करें नॉर्मलसी के साथ निकालें, क्योंकि मंगल भी मांगलिक बना रहा है इस पूरे महीने और 1.5 महीने तक के लिए कह सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पे बैठ के चौथे दृष्टि देगा 10वें भाव को, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी प्रोफेशन के अंदर इसका। और केतु का साथ आना और जॉइंट एस्पेक्ट है आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह से बचें ताकि किसी तरह के ऑपरेशन का कोई रिस्क ना बनने पाए। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी आएगी कहाँ पे, आपके सेकंड हाउस पे 8th एस्पेक्ट। तो ये मंगल भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं हमारे को फाइनेंस और सेविंग्स के लिए। लेकिन सूर्य और मंगल का जॉइंट एस्पेक्ट जो है वो आ रहा है इस भाव पे, तो थोड़ा सा वाणी जो है वो कर्कश हो सकती है, रफनेस आ सकती है, उसको हमें अवॉइड करना होगा। अब जिन लोगों का चंद्रमा का है उनके लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया, ये 2.5 दिन में बदलने वाला ग्रह है, इसीलिए उनका लगन, उनकी सोच बहुत तेजी से बदलती है। उनको एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जो मैं आपको ऊपरी चीजें बता रहा हूं आपके ऊपर ये लागू होती हुई दिखेंगी, लेकिन चंद्रमा जिस दिन जिस राशि से गुजरेगा उस हिसाब से आपकी मनोस्थिति होगी। जिन लोगों का भी लग्नेश मंगल बनेगा, यानी कि उनको मृगशिरा नक्षत्र दिखाई दे, उन लोगों के लिए जो समय हम देख रहे हैं वो शुरुआत का समय कहीं ना कहीं 7th हाउस के साथ मंगल का कनेक्शन है। तो थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी दूसरों के साथ, जो हमारा क्या कहना चाहिए संपर्क होता है, व्यापार होता है, पार्टनरशिप्स होती है उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि एक मांगलिक फॉर्मेशन को लेकर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है। और इस डिग्री में यानी मृगशिरा वालों को अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु के साथ ये फॉर्मेशन आ रहा है, तो तकरीबन जब तक ये केतु को क्रॉस नहीं कर दे या इस राशि को ना क्रॉस कर दे, तब तक के लिए हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। इसका एस्पेक्ट है 10th हाउस पे, तो आपको भी कुछ प्रोफेशन और स्टेटस संबंधी कुछ काम बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ ये क्योंकि धन भाव पे भी एस्पेक्ट रख रहा है, तो इस कंडीशन में जो ये लग्नेश है ये लोगों के साथ पार्टनरशिप की कोशिश तो करेगा, लेकिन मंगल एक क्रूर ग्रह माना जाता है, तो कोई ना कोई दूसरी ऐसी सिचुएशनें बन जाती हैं जहां पे कि हम चाह कर भी पार्टनरशिप को इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की कंडीशन राहु केतु कई बार क्रिएट करते हैं। तो ये चीज होने वाली है जनवरी के अंदर। ये पूरे का पूरा जो ये लगन है उसको पार्टनरशिप पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें कि सामने वाले लोग समझने की कोई कोशिश नहीं करते। इसलिए हमें अपनी समझ दिखानी होगी, अपनी जागरूकता दिखानी होगी। किस्मत क्या कह रही है इसी समय में इसको ध्यान से देख लीजिए। किस्मत कह रही है कि वो पूरी तरीके से आपको विपरीत राजयोग परिस्थिति देगी। एक तो किस्मत के अंदर शुक्र वर्गोत्तम हो रहा होगा छठे का मालिक होकर यहाँ बैठने पे, और मंगल का भी साथ मिल रहा होगा, ये भी एक अच्छी परिस्थिति है। उसी तरीके से किस्मत में ये गुरु जो है जो कि लाभ भाव के भी स्वामी है, और ये बैठेंगे कहाँ पे नजर आएंगे हमको, नजर आते हैं 7th हाउस में। तो ये मैरिज के अंदर स्ट्रगल दे सकता है क्योंकि 8th का लॉर्ड किस्मत में यहाँ बैठा होगा, लेकिन ये आपको अर्निंग्स के लिए भी एक रास्ते जरूर बनाता हुआ दिखेगा जनवरी में। सूर्य और केतु का फॉर्मेशन 4th हाउस में, सूर्य जो है किस्मत में कहीं ना कहीं अपने घर में है, इसीलिए सूर्य से जुड़ा हुआ सरकार से जुड़े हुए कामों के अंदर सफलता की मात्रा मेरे को थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है इस समय में। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, इन तीनों को यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए बोल रहा हूँ। साथ ही साथ हम देखें राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है। बुध जो है इस कुंडली में पंचम और द्वितीय का स्वामी होकर बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा योग फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कहीं ना कहीं एडिटिंग के कामों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये फॉर्मेशन काफी अच्छा है। 10th हाउस में जिनका राहु का ही नक्षत्र आता है उन लोगों के प्रोफेशनल राइज के लिए भी किस्मत उनको मदद जरूर करेगी इस पीरियड में। और बचते हैं शनि जो कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, उनका 2nd हाउस में बैठना भले शुरुआत में थोड़ा सा आपको सेविंग्स, आपको फैमिली साइड पे चुनौतियां दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको एक बहुत अच्छी सेविंग्स के लिए क्रिएट करता हुआ भी नजर आता है। तो कुल मिला के ये चीज रहने वाली है जनवरी महीने में आपके वृषभ लगन के साथ। फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस
कोई सा भी लगन आपको दिखे, आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि फरवरी के महीने में हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ का लॉर्ड है वो शुक्र एक तो अष्टम भाव में है और किस्मत में उस समय वो नीच राशिस्थ भी हो रहा होगा। पंचम भाव में नीच होते हैं, इसलिए वो ठीक है कि रिकवरी कराते हैं, लेकिन अपने को अब संभाल के ही चीजों को करना है फरवरी के महीने में। ये मैंने कुंडली 1 फरवरी के हिसाब से बनाई हुई है, ठीक है। इसमें हम देखें तो पुरानी चीजें अभी पूरी वैसे ही हैं जो हमने एस्पेक्ट्स लिए थे। अब जो जो ग्रहों की चेंज आए उनको देख लेते हैं। सूर्य बुध और शनि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके किस्मत के अंदर, तो यहां पर भी आपको जो गवर्नमेंट सपोर्टेड चीजें हैं उसमें आपको बिल्कुल सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किस्मत के अंदर ये 3 ग्रह हैं, आप जितना हार्ड एफर्ट्स करोगे उतना आप अपने फोर्थ हाउस जो 5 नंबर लिखा है यानी कि सुख संसाधनों को उतनी वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मूवमेंट है वो है मंगल का। मंगल का यहाँ पे अष्टम में आना अभी भी ये क्या बना के रखेगा, मांगलिक योग बना के रखेगा। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय ही माना जाएगा। मंगल का लग्नेश होकर अष्टम में यहाँ आना ये थोड़ा सा किसी चीज के में गहराइयों को देता हुआ दिखाई देगा, या फिर जिंदगी में किन्हीं बदलाव को लाने के लिए सफल होगा, क्योंकि मंगल और शनि जो है किस्मत में वो कनेक्ट होंगे थर्ड हाउस में, लेकिन मंगल वहां पे नीच हो रहा है। इसलिए इस कुंडली में जो लोग मैरिड हैं उनको इस पीरियड में थोड़ा ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि जो हेल्थ ऑफ द मैरिज है उसका स्वामी कहीं ना कहीं नीच हो रहा है। जिन लोगों का ये लग्नेश है उनको भी थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। डिसीजंस कोई गलत ना हो जाए, हड़बड़ी में कोई काम ना कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। कोई भी साइन, कोई भी पेपर, कुछ भी होता है चीजों को सोच समझ के करिएगा। इसके साथ अगर हम देखें कि अगला कोई प्लैनेट का मूवमेंट है तो वो मूवमेंट हमारे को नजर आता है कि जो हमारा जुपिटर है वो नक्षत्र में आगे बढ़ेगा, और नक्षत्र में आगे बढ़ने के कारण वो नीच राशिस्थ हो जाएगा किस्मत में इस समय, ठीक है। ये नीच राशिस्थ होने के कारण थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, जो आपकी अर्निंग्स है उसमें थोड़ी सी कुछ कठिनाइयां अपने को महसूस हो सकती है किस्मत के द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 8th हाउस है उसका मालिक नीच का हो रहा है, तो थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां हमें 8वें घर से भी देखने को मिल सकती हैं। इसमें जैसे ससुराल पक्ष हो सकता है, इसमें कुछ अनसर्टेन चीजें हैं उसको भी हम कह सकते हैं। शुक्र नीचे है, इसीलिए मैं यहाँ पे मानूंगा कि अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस होने का ये वक्त रहेगा फरवरी का महीना। बाकी के जो फॉर्मेशन है एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही। जिन लोगों का चंद्रमा आएगा उनको तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। जिन लोगों का सूर्य है वो लोग देखें तो सूर्य वालों के लिए ये समय पॉजिटिव है। थोड़ा सा या तो ये पूजा पाठ में, या तो फादर से कनेक्ट होने का, या तो फिर उनको कोई एक बाहर के ऑफर्स आने की संभावना यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। सूर्य का फॉर्मेशन 2nd हाउस के साथ हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं धन संचय की तरफ आपका ख्याल को लेकर जाएगा। ओवरऑल पीरियड अगर हम फरवरी का कहें तो हम कहेंगे कि हमें हेल्थ पे ज्यादा फोकस रखना है, बाकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए समय अच्छा माना जाएगा। मार्च का जो महीना रहने वाला है इसे मैं ज्यादा पॉजिटिव मानूंगा जिन लोगों का जो लगन है वो शुरुआत की डिग्रियों में है 10 डिग्री तक, क्योंकि इस साइड पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट इन्हें देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि जो मार्च का महीना है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपने ध्यान रखना दशा क्या चल रही है और षडबल क्या चल रहा है, क्योंकि लग्नेश जो है इस समय कनेक्ट कर रहा है अपने आप को 10th हाउस से किसी ना किसी तरीके से राइज ऑफ स्टेटस के साथ, जिनका भी ये लग्नेश है वो। और साथ ही साथ जो कर्म का मालिक है वो भी कहीं ना कहीं किस्मत में सूर्य के राशि से संबंध बना रहा है, जो कि रॉयल स्टेटस के प्रोफेशंस को दिखा सकता है। इसी पीरियड के अंदर अगर हम ध्यान दें तो जो चंद्रमा वाले हैं उनके लिए जनरल प्रेडिक्शन ही काम करेगी, पॉजिटिव उनके लिए भी काफी रहेगा ये समय, क्योंकि देखिए किस्मत में गुरु जो है वो धन का स्वामी, धन में नजर आते हैं,
तो धन आगमन के रास्ते इस पीरियड में मार्च में जाकर हमको 1 मार्च के बाद कहीं खुलते हुए नजर आते हैं। अगर जिन लोगों का भी लगन मंगल के उसमें आता है तो मंगल देखें वो यहाँ पे वर्गोत्तम हो रहा है, उच्च का भी हो रहा है किस्मत में। तो जिन लोगों का लगन मृगशिरा में आएगा उन लोगों के लिए जो मार्च का महीना है वो ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है, और हो सकता है वो ही आपको कहीं बाहर की यात्राएं या बाहर का कोई मूवमेंट दे सकता है, यानी घर छोड़ने वाली सिचुएशन बना सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे जब बैठेंगे तो इनका एक एस्पेक्ट होगा थर्ड हाउस पे, तो एक एस्पेक्ट होगा फोर्थ हाउस के ऊपर। साथ ही साथ किस्मत में भी मंगल यहीं पर है, तो मंगल जो है वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है और 12th का भी लॉर्ड है। 12th का लॉर्ड होके यहाँ पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं किस्मत को बाहर से जोड़ रहे हैं। जो लोग मैरिज को देखना चाहते हैं शायद ये वो ड्यूरेशन है जिसमें कि आपकी मैरिज की संभावनाएं भी बनती हुई आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरह के पार्टनरशिप से भी फायदा होता हुआ नजर आएगा ऑलमोस्ट मार्च में। इसके बाद राहु और वीनस का भी फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो वीनस क्योंकि इसमें हेल्थ का लॉर्ड है और 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 6th हाउस का लॉर्ड होके वीनस जब फिर से वर्गोत्तम होगा किस्मत में तो आपको आपके संघर्ष का जो हार्ड एफर्ट आप कर रहे हो उसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकता है मार्च के महीने में। तो ये तो हुआ वृषभ लगन के गोचर की बात, और साथ साथ हमने मार्च तक की बात कर ली। अब देख लीजिए ध्यान से, अष्टक वर्ग में कोशिश ये है कि 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। दशा का मैं बता ही रहा हूं अब थोड़ी देर में। षडबल जो होता है इसमें 100 जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि या तो 1 लिखा होता है या फिर 100 इज अ परसेंट और 1 इज अ मैक्सिमम, वहां तक होना चाहिए। उससे ऊपर है तो फिर अच्छा है, उससे कम होता है तो फिर उसका स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कम है तो ये देखना पड़ता है कि क्या उपाय करने पड़ेंगे। अब बात कर लेता हूं दशा के अंदर। आपने जब कुंडली खोली, कुंडली खोलने के बाद आपको दिखती है कि वृषभ में आपको मान लीजिए शुक्र की दशा दिख रही है, तो शुक्र की अगर महादशा अंतरदशा कुछ भी दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो स्टेटस के राइज को तो दिखा रही है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा आपके 6th हाउस यानी कि सर्विस जॉब्स इस तरफ पे कुछ मूवमेंट को दिखाती है, या फिर वो हेल्थ में थोड़ा सा इस बात को फोकस करती है कि हेल्थ पे ध्यान दें, चोट और एक्सीडेंट नहीं लगे। इसलिए जब शुक्र की दशा वाले लोग देखें तो वो एक तरफ अपने स्टेटस की ओर देखेंगे और एक तरफ उनको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। जिन लोगों की भी दशा दिखाई दे बुध की, वो बुध वालों के लिए ये 2nd हाउस का लॉर्ड होता है और 5th हाउस का लॉर्ड होता है। एजुकेशन से जुड़े हुए काम, मंत्रणा शक्ति से जुड़े हुए सारे कामों के लिए वो पीरियड अच्छा माना जाता है, वो दशाएं अच्छी मानी जाती हैं। धन आगमन के लिए भी दशा अच्छी है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड होके बुध सौम्य ग्रह है, थोड़ा सा बीमार कर सकता है, छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारी से हमें उस दशा में बचना होता है। इसी तरीके से चंद्रमा की दशा जो मिल रही होगी जिन लोगों को, उनके लिए जिंदगी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि अष्टम से अष्टम भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जिनकी दशा चंद्रमा की चल रही है उनकी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जिनको दशा सूर्य की दिखाई देती है उनके लिए कहीं ना ये सुख संसाधन का भाव है, उसका स्वामी होकर चल रहा है, तो घर से जुड़े हुए कोई ना कोई चीजें और कहीं ना कहीं कुछ आपका इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉपर्टीज या किसी भी तरीके के सुख संसाधनों के ऊपर वो दशाएं कराती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये फिर बुध का ही हो गया, ये शुक्र का हो गया, इसकी बात हो गई। अब हम मंगल की करें। जिनकी मंगल की दशा चल रही है वो थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि मंगल जो है वो 12th का भी लॉर्ड है और दूसरा 7th का लॉर्ड है। 7th और 2nd जो है ये लॉर्ड्स थोड़े से नेगेटिव फैक्टर के होते हैं, हेल्थ इश्यूज आने की संभावना होती है, इनको मारक भाव कहते हैं। और मंगल क्रूर ग्रह है तो कोई सीरियस एक्सीडेंट ना हो, इसलिए मंगल की जिनकी दशाएं चल रही हैं वो थोड़ा सा अपने आप को संयमित होकर, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे आराम से वाहन चलाएं, आराम से चीजों को करें, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। गुरु की जिनकी दशाएं चल रही हैं, गुरु की दशा में यहाँ पे ध्यान रखें कि गुरु अष्टम का भी स्वामी है तो लाभ भाव का भी स्वामी है। जितना जिंदगी परेशान कर रही है अष्टम के कारण, तो उतना ही वो लाभ भी देगी, क्योंकि लाभ भाव का भी स्वामी है। तो गुरु का जो दशा है वो मिक्स तौर पे देखी जाती है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना कि उसके पास अष्टक वर्ग में पॉइंट कितने हैं। और आखिरी बचता है शनि, तो शनि जो है वो बहुत धीमी गति से काम करने वाला ग्रह है, इसीलिए जिनकी भी शनि की दशाएं चल रही हैं वो धीरे सही लेकिन अपनी किस्मत और अपने कर्म को कहीं ना कहीं संचित करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके हर काम बनेंगे धीरे धीरे, उनको कहीं ना कहीं किस्मत का
एक उनको सपोर्ट बन रहा है या विदेश का सपोर्ट बन रहा होगा, और साथ ही साथ उनको अपने स्टेटस राइज का भी एक समय नजर आएगा जिनकी शनि की दशाएं नजर आती हैं। तो ये रहने वाला है कुल मिला के आपके वृषभ लगन का हाल। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल आराम से लगाइएगा और उसके बाद चीजों को देखिएगा। चंद्रमा वालों के लिए मैं वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं, ऊपरी तौर पे आपके साथ यही चीज होती है, बस आपका चंद्रमा बहुत तेजी से मूव करता है तो आपकी सोच किस समय क्या होगी ये कहना मुश्किल है। फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक चीज बता के जाता हूं। जब चंद्रमा आपका गोचर कर रहा हो पहले भाव से तो आप अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं, जब सेकंड में हो तो अपनी फैमिली अपने सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, जब तीसरे में होता है तो छोटे भाई बहन या फिर करेज या फिर राइटिंग्स के बारे में सोचते हैं, चौथे घर से जब गोचर करता है तो सुख संसाधनों की बात होती है, वहां उसको दिशा बल भी मिल रहा होता है। जिस समय चंद्रमा पंचम से गोचर कर रहा होता है तो संतान या फिर विद्या से जुड़ी हुई बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब छठे से चल रहा हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे चोट वगैरह ना लग जाए, सर्विस से जुड़ के थॉट बनता है वो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर आता है तो ये 7th हाउस है, यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है। और एक बात कि जो साल शुरू होगा तो शुरू होते वक्त चंद्रमा नीच राशि से रहेगा, इसीलिए सबका मन थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा। आपके साथ भी ये चीज होती है, यहाँ पे अपने को यहाँ ध्यान रखना है। ऐसे समय में अपन अपने पार्टनर से बेवजह की लड़ाई झगड़े ना करें, वो समय खराब होता है दूसरे का भी और खुद का भी। 8वें घर में चंद्रमा आता है तो अष्टम में थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा एक अजीब सा महसूस जरूर कराता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा गहरी सोच देने में सक्षम है क्योंकि ये ज्ञान की राशि है। जब चंद्रमा आपका किस्मत के घर से गुजरेगा तो ये शनि का घर है, इसलिए थोड़ा सा एकांतवास उसको पसंद आता है, लेकिन वो आध्यात्मिक पॉइंट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। इसके बाद जब वो चंद्रमा 10वें घर से आता है तो 10वें घर के अंदर भी शनि की राशि है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन राशि है, तो आप अच्छे खासे लोगों के साथ मिलके बड़े फैक्टर्स पे काम करने का सोच रखते हो। जब यही चंद्रमा आपके लिए 11वें भाव में आता है, ज्ञान की सुख की राशि है, वहां पे आप अपना लाभ बनाने की कोशिश करते हो, जो आपका नॉलेज है उसको दूसरों के साथ ज्यादा शेयर करने की कोशिश करते हो। और जब यही चंद्रमा आपका 12th हाउस में आता है 1 नंबर की राशि में, तो आप थोड़ा सा जल्दबाज हो जाते हो, एग्रेशन में आते हो। इन चीजों को अवॉइड करो, इस कारण से कई बार आप अपने आप को एक बहुत ज्यादा अकेला या कुछ नेगेटिव सा महसूस करते हो। इन चीजों से आपको हमेशा बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए खुशियों को लेकर आएगा, क्योंकि मैं इसे बोर्ड पे बना रहा हूँ और वीडियो लंबी होती है, इसीलिए मैं 3-3 महीने का बना रहा हूँ। अगले जो गोचर्स होंगे उनका मैं आगे आपको वीडियो बना के दूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करके कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।